हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड की 5th पोइट्री फादर रिटर्निंग होम की स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हमारे पुराने व्यूवर्स को पता है, सबसे पहले हम पोइट्री के अंदर आने वाली जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे कि हमें आगे पोइट्री के स्टैंजा को समझने में डिफिकल्टीज न हो। इसीलिए सबसे पहले हम पोइट्री के अंदर आने वाली जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसे इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। देन पूरे के पूरे पोइट्री के स्टैंजा को एकदम इजी वे में, डिटेल में, एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे और एट द एंड एप्रिसिएशन को भी इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे और एप्रिसिएशन के अंदर आने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है उसे भी अंडरस्टैंड करेंगे एकदम इजी तरीके से। और इसलिए मैंने इसका एक नोट जो है, नोट्स वो लिंक में भी दिया है जिससे कि आप स्टडी कर सको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। पोइट्री में आने वाली जितनी भी वर्ड मीनिंग है उसे स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड मीनिंग है ये एज पर दी पोयम है। तो सबसे पहले कम्यूटर्स, ये कम्यूटर्स क्या होता है? अ पर्सन हु ट्रेवल्स इनटू अ सिटी टू वर्क ईच डे यूजुअली फ्रॉम क्वाइट फार अवे। एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जो कहीं दूर से किसी दूसरे शहर में जाता है, सिटी में जाता है, शहर में जाता है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए डेली बेसिस पे, उसे हम कहेंगे कम्यूटर्स। ये जैसे मुंबई के अंदर जो अंधेरी इलाका है, ठीक है, ये जो ऑफिशियल कमर्शियल इलाका है, यहाँ पर लोग दूर दूर से थाने, नाला सोपारा, विरार दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कम्यूटर्स। सेकेंड, ये स्लाइड पास्ट, टू पास और मूव ग्रेजुअली, मतलब एक ऐसी चीज जिसका बीत जाना और इस तरह से बीतना कि जिसका हमें पता भी न चले, जिसकी ओर हमारा अटेंशन भी न गया हो, लेकिन वो चीज बीत रही है, बीत जा रही है, स्पेंड होती जा रही है, उसे हम कहेंगे स्लाइड पास्ट। चाहे वो टाइम हो या फिर कोई इंसिडेंट हो, ठीक है। सॉगी, ये सॉगी का मतलब होता है वेट, यानी गीला। फिर आते हैं मड, ये मड मतलब होता है सॉफ्ट वेट अर्थ यानी कीचड़, उसे हम कहेंगे मड। फिर आते हैं स्टेन्ड, स्टेन्ड मतलब होता है सॉइल्ड और डर्टी स्पॉट दैट इज नॉट इजिली रिमूव्ड। एक ऐसा धब्बा और दाग जो कपड़े पे लग जाता है और आराम से निकलता नहीं, इजिली नहीं निकलता, उसे हम कहेंगे स्टेन्ड। फिर आते हैं स्टफ्ड, स्टफ्ड मतलब होता है फिल टाइटली विथ समथिंग ओवरफुल, मतलब किसी के अंदर कोई चीज जरूरत से ज्यादा भरी हुई है, जैसे किसी बैग में कोई बुक भरा हुआ है, टाइटली, ओवरफुल, जरूरत से ज्यादा, उसे हम कहेंगे स्टफ्ड। फिर आते हैं डिम्ड बाय एज, डिम्ड बाय एज मतलब बिकम डल, लैकिंग ब्राइटनेस विथ ओल्ड एज, मतलब एक उम्र गुजर जाने के बाद, बुजुर्ग हो जाने के बाद, ओल्ड एज स्टेज आने के बाद, ओल्ड एज स्टेज आने पर जो इंसान का चेहरा होता है ना, उसके चेहरे का जो ब्राइटनेस होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ये डल हो जाता है, मुरझा जाता है, उसके चेहरे का ब्राइटनेस, झुर्रियां आ जाती है, ठीक है, उसके चेहरे पर, ठीक है, चमड़े लटकने लगते हैं, दैट इज डिम्ड बाय एज। ये फिर फेड, ये फेड मतलब क्या होता है कि ओल्ड एज बनने का जो प्रोसेस है, यंग एज से लेकर के ओल्ड एज तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे फेड। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लेस ब्राइट और टू लूज फ्रेशनेस, कहने का मतलब जो प्रोसेस होता है, जो बंदा बुजुर्ग बनता है तो बुजुर्ग बनने का एक प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे बनता है, ये उसे हम कहेंगे फेड। ए होमवर्ड, होमवर्ड मतलब घर की ओर जाना, यानी गोइंग और लीडिंग टुवर्ड होम। फिर आते हैं ह्यूमिड, ये ह्यूमिड क्या होता है? ए वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर स्पेशली व्हेन द टेम्परेचर इज हॉट। ए ह्यूमिड मतलब होता है ड्यू, ए मॉइस्चर जो हवे में मौजूद रहता है, ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं नमी, भाप, गीलापन जो हवे में मौजूद रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है? काफी हीट हो जाता है, हॉट हो जाता है, और जैसे जैसे वो जो नमी है, जो मॉइस्चर है नीचे आता है, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं ड्यू की, मॉइस्चर की, ठीक है। फिर आते हैं गेटिंग ऑफ, ये गेटिंग ऑफ का मतलब होता है कम डाउन, उतरना, कहीं से उतरना, दैट इज गेटिंग ऑफ। ए ग्रे प्लेटफॉर्म, अच्छा, हियर ग्रे इंडिकेट्स ओल्ड एज, डलनेस ऑफ फादर्स लाइफ। इस पोइट्री के अंदर जो फादर है वो एक पर्सन है, ये उस पर्सन की जो ओल्ड एज सिचुएशन है, ओल्ड एज स्टेज है, उसे क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रे प्लेटफॉर्म। तो ग्रे प्लेटफॉर्म इंडिकेट करता है पर्सन के ओल्ड एज को,
पर्सन के ओल्ड एज को। डलनेस ऑफ फादर्स लाइफ, ए डलनेस मतलब कि उसका जो लाइफ है वो एकदम डलनेस है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रे प्लेटफॉर्म। फिर आते हैं स्ट्रेंजमेंट। ये स्ट्रेंजमेंट क्या होता है, अ स्टेट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम वंस फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। ये फैमिली, फ्रेंड और सोसाइटी में रहते हुए भी अपने आप को अलग कर लेना, आइसोलेट कर लेना, ये उसे हम कहेंगे स्ट्रेंजमेंट, ठीक है। फिर आते हैं ट्रेम्बल्स। ट्रेम्बल्स मतलब होता है वाइब्रेशन, यानी कांपना, जो हमारे हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, दैट इज ट्रेम्बल्स। फिर आते हैं सलेन। ये सलेन मतलब क्या होता है, ए नॉट चीयरफुल एंड गेट्स एंग्री इजिली एंड अनफ्रेंडली। एक ऐसा पर्सन जो चीयरफुल नहीं होता, उसका बिहेवियर हैप्पीली नहीं होता, उससे बात बात पर गुस्सा आ जाता है, ठीक है, और अनफ्रेंडली, जिसका बिहेवियर ही अनफ्रेंडली है, वो किसी से बात नहीं करता, फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, उसे हम कहेंगे सलेन। फिर आते हैं स्टैटिक। ये स्टैटिक क्या होता है, बैकग्राउंड नॉइज ऑन द रेडियो ट्रांसमिशन व्हेन देयर इज वीक और नो सिग्नल। रेडियो में जब सिग्नल वीक होता है या फिर सिग्नल होता ही नहीं है, जिसकी वजह से ना कोई गाना बजता है ना कोई न्यूज, बस एक खर खर करके एक आवाज आती है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक, जिसे हम कहते हैं बैकग्राउंड वॉइस, ठीक है। ए नोमैड का मतलब क्या होता है, पीपल विदाउट फिक्स्ड हैबिटेशन। हैबिटेशन मतलब होता है होम। ये ऐसे पर्सन, ऐसे इंसान जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता रहने का, वो अपने खाने पीने के जुगाड़ के लिए या फिर रहने के जुगाड़ के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते हैं, उनका परमानेंट प्लेस नहीं होता है, जरूरी नहीं कि खाने पीने के लिए या फिर रहने के लिए, यानी किसी न किसी रीजन से अपने प्लेस को वो चेंज करते हैं, ठीक है, उसे हम कहेंगे नोमैड। फिर आते हैं नैरो पास। ये नैरो पास क्या है, नैरो पास मतलब खाइबर पास। खाइबर पास, द खाइबर पास इज अ माउंटेन पास इन पाकिस्तान ऑन द बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसे हम कहते हैं खाइबर पास। ये ऐसा खाइबर पास बॉर्डर है जहां पर पुराने जमाने में जो ट्रेडिंग होती थी, जो ट्रेडर आते थे, इसी खाइबर पास के रूट से आते थे। ये एक रास्ता है, एक रूट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंट्री करने का। तो पहले के जो ट्रेडर है वो भी इसी रूट से आते थे, खाइबर पास, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। ये जो इन्वेडर होते थे वो भी इसी रास्ते से आते थे। अब स्टार्ट करते हैं पोएट्री। पोएट्री का टाइटल क्या है, पोएट्री का टाइटल है फादर रिटर्निंग होम। टाइटल को एक्सप्लेन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि पोएट ने इस पोएट्री में क्या एक्सप्लेन किया है, किसकी स्टोरी बताया है। इस पोएट्री में पोएट ने आज के मॉडर्न डेज में आज की सोसाइटी में जो एक ओल्ड एज पर्सन है, उसकी जो लोनलीनेस लाइफ है, उसकी जो अकेलेपन की जिंदगी है, और बोर्डम विद द लाइफ, यानी उसकी लाइफ में बोर्डम की फीलिंग का जो बर्डन है, उस बर्डन को एक्सप्लेन किया है। और साथ ही एक ओल्ड एज पर्सन, एक बुजुर्ग, इस अकेलेपन की जिंदगी को, इस बोर्डम लाइफ को वो कैसे फेस करता है, कैसे डील करता है, इसे भी एक्सप्लेन किया है पोएट ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओल्ड एज पर्सन की सिचुएशन को, कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए, अकेलेपन की जिंदगी को बताने के लिए, बोर्डम विद द लाइफ को बताने के लिए पोएट ने खुद के फादर का एग्जाम्पल लिया है। खुद के फादर का एग्जाम्पल लिया है मतलब खुद के फादर का ओल्ड एज सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है। यानी जब उसके फादर ओल्ड एज थे, बुजुर्ग थे, तो उस समय पोएट के फादर की क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, उसे एक्सप्लेन किया है, उसे खुद डिस्क्राइब किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। और इसीलिए जो पोएट्री का टाइटल है, उस टाइटल में कौन सा वर्ड यूज किया है, फादर, क्योंकि ये फादर कौन है, पोएट के फादर हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टाइटल कि टाइटल क्या है। टाइटल है फादर रिटर्निंग होम।
फादर रिटर्निंग होम। अच्छा, ये टाइटल क्या इंडिकेट करता है? ए फादर रिटर्निंग होम, ये मतलब पोएट के जो फादर है ना, ऑफिस से काम करके, वर्क फिनिश करके घर लौटते हैं, ये घर रीच होते हैं और ऑफिस से काम करने से लेकर के जब वो घर आते हैं काम करके, तो उसके बीच की जो जर्नी होती है, लोकल ट्रेन में जो उनकी जर्नी होती है, वो फुल्ली लोनली और साइलेंट होती है। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है टाइटल, फादर रिटर्निंग होम, कि मतलब फादर काम करके घर आ रहे हैं तो आते वक्त का जो उनका जर्नी है लोकल ट्रेन में, वो फुल्ली साइलेंट है और लोनली है। तो ये एक्सप्लेन करता है टाइटल लाइन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। ये पोएट क्या कह रहा है कि मेरे फादर शाम की देर में काम खत्म करके, काम फिनिश करके, ये वर्क करके शाम की देर में ट्रेन से ट्रेवल करते हुए घर आते हैं। एक कहने का मतलब इस स्लाइड में पोएट समझाना चाहता है कि ये जो ओल्डेस्ट पर्सन है, पोएट के फादर, वो जो बुजुर्ग हैं, उसके ऊपर इतना काम का बोझ होता है, वर्क का बर्डन इतना होता है कि शाम को उसे घर आते आते क्या हो जाती है, देर हो जाती है, ये लेट हो जाती है। और दूसरी चीज, पोएट के फादर यानी उस ओल्डेस्ट पर्सन के पास कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, जैसे कार हो गया या फिर स्कूटर, जिससे कि वो ओल्डेस्ट पर्सन काम करके आराम से घर पर आ सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिचुएशन है किसकी, ओल्डेस्ट पर्सन की, ठीक है। ए सेकेंड लाइन, ए स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, ये क्या कह रहा है पोएट कि जो पोएट के फादर है, ये लोकल ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं, अदर जो पैसेंजर है उसके साथ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ये कैसे ट्रेवल करते हैं, खड़े रह करके, ये येलो लाइट के नीचे खड़े रह करके ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। और जो अदर कम्यूटर्स बोले तो जो पैसेंजर है, ट्रैवलर है, वो भी क्या रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। ये कहने का मतलब इस लाइन में पोएट समझाना चाहता है कि जो पोएट के फादर है ना, उन्हें बैठने के लिए कोई सीट नहीं मिलती, यानी भीड़ इतना ज्यादा होती है, क्राउड इतना ज्यादा होता है ट्रेन में कि पोएट के फादर यानी ओल्डेस्ट पर्सन को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, सीट नहीं मिलती, इसीलिए उसे खड़े रहकर ही क्या करना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है। और वो जो पोएट का फादर है, ओल्डेस्ट पर्सन, इतना थका हुआ होता है, इतना टायर्ड हो चुका होता है कि उसके अंदर ना कोई एनर्जी होती है, ना ही कोई इच्छा यानी विल होता है कि अदर पैसेंजर से वो बात कर सके। और उसके साथ साथ जो अदर पैसेंजर है ना भैया, वो भी एकदम चुपचाप, एकदम साइलेंटली बैठे रहते हैं, कोई बातचीत नहीं। यानी ओल्डेज पर्सन, पोएट का फादर, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स है, वो पूरी तरह से क्या होता है, साइलेंट होता है और क्या होता है, लोनली होता है। यानी इस लाइन में जो येलो लाइट है वो ओल्डेज पर्सन की लोनली और साइलेंट जर्नी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यहां पर पोएट ने इमेजरीज यूज किया है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा लोकल ट्रेन में भाई पब्लिक आती है जाती है, जिसका डेली का रूटीन होता है, जो डेली ऑफिस के लोकल ट्रेन से ट्रेवल करता है, तो वो गपचुप में आता है और गपचुप में जाता है। अब आते हैं थर्ड लाइन, suburbs slide past his unseeing eyes। ये कहने का मतलब पोएट क्या कहना चाहता है कि जो ओल्डेज पर्सन है ना, जो पोएट के फादर है ओल्डेज पर्सन, ये जब वो ट्रेन से ट्रेवलिंग करते हुए घर आते हैं, सो इन दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस बीच ये जो अगल बगल का, आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है, मतलब आसपास अगल बगल जो चीजें गुजरती हैं, जो पास होती हैं, ठीक है, कि अगल बगल क्या कुछ हो रहा है, ये उसके सराउंडिंग में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये इन सब चीजों का उस ओल्डेज पर्सन को, उस ओल्डेज पर्सन का ध्यान नहीं होता, इन सब चीजों पर कोई अटेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो ओल्डेज पर्सन है वो पूरी तरह से फुल्ली एकदम गहरी सोच में, एक डीप थॉट में वो खोया रहता है।
आपने देखा रहेगा जो एक बुजुर्ग होता है, ओल्ड एज पर्सन, हमेशा अपने पास्ट को लेकर के वो सोचता रहता है, ये अपनी मेमोरीज को याद करता रहता है, वही उसकी क्या होती है, एक वेल्थ होती है, उसी के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। इसीलिए, और दूसरी चीज, पोएट के जो फादर हैं ओल्ड एज पर्सन, उनका ये मानना है कि भाई ये मेरा डेली का रूटीन है, ये जो कुछ भी मेरे पास से गुजर रही है, जो कुछ भी मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं, इसमें से कुछ भी मेरे लिए नया नहीं है। ये कौन बोल रहा है? पोएट का फादर, ठीक है। पोएट मतलब समझाना चाहता। अच्छा, अब आते हैं फोर्थ लाइन। अच्छा, हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड। अच्छा, इस लाइन में भी पोएट फादर यानी ओल्ड एज पर्सन की कंडीशन को, उसकी डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि रेनी सीजन होता है, ये बारिश का समय होता है, उसके डैडी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और उसके डैडी, उसके फादर के शर्ट और पैंट क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। उस ओल्ड एज पर्सन के रेनकोट पे क्या लग जाता है? कीचड़ लग जाता है, कीचड़ के दाग, धब्बे लग जाते हैं, ठीक है। और वो जो पोएट का फादर है ओल्ड एज पर्सन, उसके बैग में, ओल्ड एज पर्सन के बैग में बुक भरा हुआ होता है, और वो जो बुक होता है ना, जरूरत से ज्यादा टाइटली ओवरफिल्ड, ओवरफुल होता है, ठीक है। और यहां पर जो पोएट के फादर हैं, उनके बैग में बुक भरा हुआ है, तो यहां पे हमें यह पता चलता है कि उनके डैडी, पोएट के फादर ओल्ड एज पर्सन, एक प्रोफेशनल है, इसीलिए उनके बैग में क्या भरा हुआ है? बुक, यानी वो एक प्रोफेशनल जॉब करते हैं। सो जो पोएट है उनका नाम है दिलीप चित्रे, और जो पोएट के फादर है उनका नाम है पुरुषोत्तम चित्रे। ये समय है 1940-50 की। सो उस समय पुरुषोत्तम चित्रे यानी पोएट के फादर, ओल्ड एज पर्सन, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स को पब्लिश करने का काम करते थे, ये बुक्स से रिलेटेड, इसीलिए उनके बैग में क्या है? बुक है। और वो क्या थे? प्रोफेशनल थे। अभिरुचि नाम की एक मैगजीन पब्लिश करते थे, पीरियोडिकल्स पब्लिश करते थे उस समय, ठीक है। अच्छा, फिर आगे। अच्छा, इस तरह से शर्ट पैंट गीले हो जाना, कीचड़ लग जाना, ठीक है। बुक इतने भरे हो ना कि वो जो ओल्ड एज पर्सन है उस बुक को, उस बैग को ठीक से संभाल भी नहीं पाता। तो ये जो सिचुएशन है, ये कहीं ना कहीं एक ओल्ड एज पर्सन की, एक पर्सन की मेंटल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, मेंटल सिचुएशन को। यानी ये जो ओल्ड एज पर्सन है, न सिर्फ वो फिजिकली बल्कि मेंटली और सोलफुल्ली भी काफी क्या हो चुका है? वीक हो चुका है। इसीलिए वो ढंग से बैग में जो भरा हुआ बैग में जो भरा हुआ बुक है, उसे भी वो नहीं संभाल पा रहा है। कौन? ओल्ड एज पर्सन, ठीक है। आगे आते हैं। His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night। जो पोएट है, पोएट के फादर की यानी ओल्ड एज पर्सन की आंखें काफी वीक हो चुकी है, इसीलिए मॉनसून की रात में, यानी मॉइस्चर से भरी हुई मॉनसून की रात में, ये मॉइस्चर मैंने बताया था वर्ड मीनिंग में, ये मॉइस्चर मतलब ड्यू, ये नमी, गीलापन, मॉइस्चर से भरी हुई मॉनसून की रात में जब वो घर आते हैं तो उन्हें आने में क्या होती है? डिफिकल्टीज होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी आंखें क्या हो चुकी है? वीक हो चुकी है। ये एटमॉस्फेयर कैसा है? मॉनसून है, ये मॉनसून है, और हवा में क्या है? मॉइस्चर है, और ऊपर से उनकी आंखें क्या हो चुकी है? वीक हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन। Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence। ये यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि जैसे एक सेंटेंस में से एक अनइम्पॉर्टेंट वर्ड, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक अनइम्पॉर्टेंट वर्ड जैसे एक बड़े से सेंटेंस में से गिर जाता है, जिसे हम निकाल देते हैं, वैसे ही उसके डैडी भी लोकल ट्रेन से क्या होते हैं? उतरते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग सेंटेंस में से जैसे एक वर्ड, एक अनइम्पॉर्टेंट वर्ड गिरता है, वैसे ही उसके डैडी भी लोकल ट्रेन से उतरते हैं, और उतरते वक्त वो प्लेटफॉर्म पर गिरे या न गिरे, उससे अगल बगल के जो पैसेंजर है उनको कोई फर्क गिरता नहीं है। यहां पर कंपेयर कर रहा है, एक कंपेयर करके वो बताना चाहता है, जैसे कि एक लॉन्ग सेंटेंस में से एक वर्ड जो गिर जाता है, जो अनइम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, वैसे ही उस भीड़ के लिए, उस क्राउड के लिए
पोएट के फादर ओल्ड एज पर्सन भी क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है। भीड़ को इससे कोई फर्क नहीं गिरता कि उसके फादर ट्रेन से उतरते वक्त प्लेटफॉर्म पे गिर जाए या ना गिरे, इससे क्राउड को कोई फर्क नहीं गिरता। तो ये कंपेयर कर रहा है पोएट, ठीक है, अपने फादर की कंपेयर कर रहा है और वो बता रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद वो जल्दी जल्दी घर पहुंचने के लिए ग्रे प्लेटफॉर्म पर से भागते हुए जाते हैं, ठीक है, घर पहुंचने के लिए भागते हुए जाते हैं। यहां पर जो ग्रे प्लेटफॉर्म यूज किया है ना, ये ग्रे प्लेटफॉर्म जो ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन जो पर्सन है, जो पोएट का फादर है, उस पोएट के फादर के ओल्ड एज स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ए बोर्डम ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रेन से उतरने के बाद ग्रे प्लेटफॉर्म से भागते हुए जाता है घर की ओर, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन। प्लेटफॉर्म से चलने के बाद रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक को क्या करता है, क्रॉस करता है, क्योंकि उस समय शायद उतने ब्रिजेस नहीं होते थे, रेलवे ट्रैक से ही लोग क्रॉस करते थे, ठीक है। रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद एंटर्स द लेन, जो रोड होता है, रोड, उस रोड के लेन में एंटर करता है। His चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड। यानी ओल्ड एज पर्सन पोएट के फादर के चप्पल में क्या लगा होता है, कीचड़ लगा होता है, चप्पल कीचड़ से सना हुआ होता है, फिर भी फादर जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश करते हैं भागते हुए। चप्पल में कीचड़ लगा है फिर भी भागने की कोशिश करते हैं, कहां, घर जाने के लिए। अब आते हैं सेकेंड स्टैंजा। इस सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने एक्सप्लेन किया है कि उसके फादर को जैसे घर के बाहर, यानी उस ओल्ड एज पर्सन को जो अकेलापन, जो लोनलीनेस घर के बाहर फील करना पड़ता है, वैसा ही लोनलीपन, अकेलापन, लोनलीनेस, अकेलापन उसे घर के अंदर बीवी बच्चों के साथ रहते हुए भी फील करना पड़ता है। तो ये पढ़ेंगे हम सेकेंड स्टैंजा में कि घर के अंदर उस ओल्ड एज पर्सन की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, देखते हैं। ए होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टील चपाती, रीडिंग अ बुक। रोज की तरह इस बार भी मैं अपने डैडी को देखता हूं चाय पीते हुए, रोटी खाते हुए, ब्रेड खाते हुए, चपाती खाते हुए, साथ में बुक पढ़ते हुए। लेकिन खास बात यह है कि भैया जो पोएट का फादर है ना, चाय और जो रोटी खाता है ना, वो फ्रेश नहीं होती, वो गर्म नहीं होता, ताजा नहीं होता, ठीक है। और घर वाले को, घर के अदर फैमिली मेंबर को, चिल्ड्रन को, मदर को, इससे कोई फर्क नहीं गिरता कि जो फादर है, जो ओल्ड एज पर्सन है, वो ताजा चाय पिए या ना पिए, ये ताजी रोटी खाए या ना खाए, इससे घर वाले को कोई फर्क गिरता नहीं है, घर के अदर मेंबर को कोई फर्क नहीं गिरता, ठीक है। ऐसा बिहेव करते हैं घर वाले उस ओल्ड एज पर्सन से जैसे कि वो ओल्ड एज पर्सन कोई बाहर से आया हुआ अननोन पर्सन है, ठीक है, अननोन पर्सन है, ऐसा बिहेव करते हैं। और इसीलिए वो जो ओल्ड एज पर्सन है घर के अंदर भी अपने आप को क्या फील करता है, अकेला फील करता है, अरे लोनली फील करता है। और इन सब चीजों का वो कोई कंप्लेन भी करता नहीं है कि उसे भैया गरम रोटी नहीं मिली, ताजा चाय नहीं मिला, ठीक है, वो लोनली है, उसके साथ कोई फ्रेंडली बिहेव नहीं करे, इसका कोई कंप्लेन नहीं करता। भैया उसको पता है अगर कंप्लेन किया तो फिर गया, क्योंकि मैं ओल्ड एज हूं भाई, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, मैं चिल्ला भी नहीं सकता हूं, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है एक ओल्ड एज पर्सन की। और अगर प्रैक्टिकली देखें, आजकल वैसे भी ओल्ड एज पर्सन की कोई खास रिस्पेक्ट नहीं होती, स्पेशली घर में, ठीक है। अगर किसी घर में होती भी है रिस्पेक्ट, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन ओल्ड एज पर्सन से हो ही जाता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। ही गोज इनटू दी टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन्स estrangement from a man-made world। ये पोएट क्या कह रहा है, इस लोनलीनेस से
बचने के लिए, ये कहने का मतलब जब टॉयलेट में जाता है तो इसी अकेलेपन की जिंदगी के बारे में वो क्या करता रहता है, सोचता रहता है। वो सोचता है कि इंसानों से भरी हुई दुनिया, इंसानों से भरी हुई दुनिया और चारों तरफ इंसान ही है, फिर भी एक इंसान इंसान के साथ रहकर भी, एक ह्यूमन के साथ रहकर भी अपने आप को अकेला क्यों फील करता है, अपने आप को लोनली क्यों फील करता है। ये इंसानों से बनी हुई दुनिया, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, शहर, सिटीज, किसने बनाए, ये इंसान ने बनाए, ह्यूमन ने बनाए। किस लिए बनाए, एक ह्यूमन रिलेशंस को कनेक्ट करने के लिए, एक रिलेशंस को, रिश्तों को जोड़ने के लिए। ये बिल्डिंग शहर किस लिए बने हैं, ये रिलेशंस बनने के लिए, ठीक है, ये रिश्ते बनने के लिए। लेकिन ये रिश्ते कहाँ गए, ये रिलेशन कहाँ गए, इसके बारे में सोचता रहता है। कौन सोचता है, ओल्ड एज पर्सन। अब आते नेक्स्ट लाइन, कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। एक टॉयलेट से बाहर आने के बाद जब वो ओल्ड एज पर्सन हाथ धोने जाता है तो उसके हाथ क्या होने लगते हैं, कांपने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जो ओल्ड एज पर्सन है ना, वो अकेलेपन की जिंदगी को, लोनलीनेस लाइफ को न सिर्फ झेलते आ रहा है, ना सिर्फ एक्सपीरियंस करते आ रहा है, बल्कि ये जो लोनलीनेस लाइफ है ये अब उसके दिलो दिमाग को जकड़ चुकी है, ग्रिप कर चुकी है। इसीलिए जब वो घर से बाहर, वो जब टॉयलेट से बाहर आता है, हाथ धोता है तो उसके हाथ क्या होने लगते हैं, कांपने लगते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फिजिकली वीक है, होता है अक्सर कुछ ओल्ड एज पर्सन होते हैं वो फिजिकली वीक हो जाते हैं तो अक्सर उनके जो बॉडी होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, इसलिए कि वो फिजिकली वीक हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ फिजिकली वीक है इसलिए हाथ नहीं कांप रहे, बल्कि उसके दिलो दिमाग में जो अकेलेपन का डर है, जो लोनलीनेस लाइफ का जो फियर है, उसके दिमाग में बैठ चुका है, जकड़ चुका है। और अक्सर कोई चीज अगर इंसान के दिमाग में बैठ जाती है, जकड़ जाती है, स्पेशली कोई डर, तो फिर इंसान कांपने लगता है। ये सिचुएशन है किसकी, ओल्ड एज पर्सन की, किसकी, पोएट के फादर की। फिर आगे देखते हैं, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। और वो जो ठंडा पानी जैसे उसके हाथ में जाता है, ब्राउन हैंड्स, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू दी ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। क्या कह रहा है, वो पानी जैसे उसके हाथ पे पड़ता है, हाथ की जो कलाई है, कलाई पर जो ग्रे कलर के बाल है, ये ग्रे कलर के बाल क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया वो ओल्ड एज हो चुका है पर्सन। ये तो ग्रे कलर के बाल पर वो ठंडे पानी, वो वाटर आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो यहां पर पोएट क्या बताना चाहता है कि वाटर मतलब होता है लाइफ, ठीक है। और जो ग्रे कलर का हेयर है, वो ग्रे कलर का हेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, ए पर्सन की ओल्ड एज स्टेज को, ए पर्सन की लोनलीनेस लाइफ को, ए पर्सन की बोर्डम लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये कहने का मतलब वाटर इज द लाइफ, वाटर इज द लाइफ, ठीक है। और जो ग्रे कलर का हेयर है वो ओल्ड एज पर्सन की लोनलीनेस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, बोर्डम लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे वो पानी उस ग्रे कलर के हेयर पे आके रुक चुका है, वैसे ही पानी यानी पर्सन की लाइफ, ओल्ड एज पर्सन की लाइफ इस ओल्ड एज स्टेज पर आकर रुकी हुई है, थम सी जा चुकी है, थम गई है। इस ओल्ड एज पर्सन की लाइफ में ना कोई हैप्पीनेस है, ना ही कोई एंजॉय है, ना ही कोई इंटरेस्ट बचा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन, हिज सलेन चिल्ड्रन हैव ऑफ्टन रिफ्यूज्ड टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विथ हिम। यहां पर पोएट क्या कहना चाहता है कि जो फादर है, जो ओल्ड एज पर्सन है, उसका अपने चिल्ड्रन से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, यानी दोनों के बीच में यहां पर एक कम्युनिकेशन गैप होता है। ये दोनों के बीच में कोई, यानी कहने का मतलब जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का अपने फादर से कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई बॉन्ड नहीं होता, चिल्ड्रन का अपने फादर से कोई हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता। इसीलिए चिल्ड्रन उस ओल्ड एज पर्सन से, उस फादर से अपनी जोक्स, कोई फनी मूवमेंट, कोई फनी मूवमेंट, कोई सीक्रेट्स या फिर कोई पर्सनल बातें शेयर करने से बचते हैं। अक्सर देखा रहेगा आपने ना, घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्कूल में क्या हुआ, उनके अगल बगल क्या हुआ, वो आकर के पप्पा पप्पा करके बताते, पप्पा आज मेरे साथ ये हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी ओल्ड एज पर्सन के साथ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, कहने का मतलब उसके जो चिल्ड्रन है वो उसके साथ फ्रेंडली नहीं है, चिल्ड्रन का उसके साथ एक अटैचमेंट बॉन्ड नहीं है। इसीलिए इससे ये प्रूफ होता है जो ओल्ड एज पर्सन की लाइफ है ना, वो पूरी तरह से लोनलीनेस है, ये पूरी तरह से अनहैप्पी है, वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। तो इसी अकेलेपन की जिंदगी से बचने के लिए ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो।
इस अकेलेपन की जिंदगी से बचने के लिए जब वो सोने जाता है ना, तो सोते वक्त रेडियो सुनता है। आप देखो, जो पुराने पुराने जमाने के बुजुर्ग होते हैं ना, अक्सर वो रेडियो लेके बैठे रहते हैं आज भी, ठीक है। अच्छा, तो वो रेडियो सुनता है और रेडियो में भी कोई क्लियरली किसी सॉन्ग्स और न्यूज की साउंड नहीं आती, आवाज नहीं आती, बल्कि उसके पीछे की बैकग्राउंड वॉइस आती है, खर खर करके बैकग्राउंड वॉइस आती है। यानी सिग्नल वीक होता है, कोई सिग्नल नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से एक जो खराब वॉइस आती है, साउंड आती है, उसी साउंड को सुनते सुनते वो सोने की कोशिश करता है, सोने का ट्राई करता है। कौन? ओल्ड एज पर्सन। साथ साथ ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसिस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन, वो अपने एंसिस्टर्स की यादों में खोया रहता है, अपने पास्ट में खोया रहता है, अपने पुराने दिन को याद करता है, अपने मिडल एज को, यंग एज को, चाइल्ड एज को याद करता है और अपने एंसिस्टर्स को याद करता है। कौन? वो ओल्ड एज पर्सन, ठीक है। फिर उसके साथ साथ एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है कि भैया कल को मेरे कोई ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे, कोई पोता होगा, पोती होगी, नाता होगा, नाती होगी। कहने का मतलब कि कल को कोई पैदा होगा मेरा कोई ग्रैंड चिल्ड्रन, एटलीस्ट उनको खिलाऊंगा तो, कहने का मतलब उन्हें गोद में खिलाऊंगा, थोड़ा टाइम पास होगा, मेरा टाइम स्पेंड होगा, ठीक है। ये कौन सोचता है? ओल्ड एज पर्सन, पोएट का फादर सोचता है। और साथ में थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, साथ साथ ये उन नोमैड्स के बारे में सोचता है, जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में बताया था, ये वो नोमैड्स जिनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता था, ये जो किसी न किसी रीजन से या फिर खाने की जुगाड़ से, पीने की जुगाड़ से, रहने की जुगाड़ से एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या होते थे? ट्रांसफर होते थे, शिफ्ट होते थे। ये उनके बारे में सोचता है कि कैसे वो एफर्ट करते थे, कैसे वो मेहनत करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आने के लिए, अपने खाने पीने की जुगाड़ के लिए या फिर किसी न किसी रीजन से। तो यहां पर स्पेशली पोएट उन फॉरेनर्स की बात कर रहा है, उन विदेशियों की बात कर रहा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से होकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या करते थे? एंट्री करते थे। तो ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये फिनिश किया हम लोगों ने पोएट्री। अब आते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ये सबसे पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, ए माय फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। ये जैसा कि आपको पता है किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड का जो बिगिनिंग साउंड होता है अगर वो रिपीट होगा तो हम उसे कहेंगे एलिट्रेशन। ये जैसे कि इसके अंदर ट्रेवल्स एंड ट्रेन, टी और टी साउंड रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे एलिट्रेशन। सेकेंड लाइन देखिए, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, इसमें भी स्टैंडिंग में एस और साइलेंट में एस, ये साउंड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ड का बिगिनिंग साउंड, ओनली बिगिनिंग साउंड रिपीट होता है तो हम उसे कहेंगे एलिट्रेशन, ठीक है। फिर एक लाइन आइए देखिए, सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। ये सबसे पहले ये क्या है? कॉन्सोनेंस। ये कॉन्सोनेंस क्या होता है हमने पढ़ा, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिलाकर के क्या बनता है? सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, जैसे कि सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज, ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इस वर्ड का बिगिनिंग, मिडल या फिर एंड में कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स है, तो वर्ड्स के बिगिनिंग में, मिडल में या फिर एंडिंग में कोई अगर साउंड रिपीट होता है तो हम उसे कहेंगे कॉन्सोनेंस, ठीक है। तो देखिए, सबर्ब्स में एस बिगिनिंग साउंड रिपीट हो रहा है, स्लाइड में एस बिगिनिंग साउंड रिपीट हो रहा है, पास्ट में एस एंडिंग साउंड रिपीट हो रहा है, हिज में एस एंडिंग साउंड रिपीट हो रहा है, अनसीइंग में एस मिडल साउंड रिपीट हो रहा है और आईज में एस एंडिंग साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना चाहिए वर्ड में, चाहे कहीं भी, बिगिनिंग में, मिडल में या फिर एंडिंग में। अच्छा, ये पर्सोनिफिकेशन भी है।
ये पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, बार बार आपको बता चुका हूं कि पर्सोनिफिकेशन मतलब हम नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, हम उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे सबर्ब्स, सबर्ब्स मतलब होता है सिटीज, शहर होते हैं। ये शहर थोड़ी गुजरता है, शहर तो वहीं के वहीं रहते हैं। ये आसपास आता जाता गुजरता कौन है? इंसान। तो इंसान का काम है आना जाना और गुजरना, शहर तो वहीं के वहीं रहते हैं। ठीक है, तो शहर को कौन सी क्वालिटी दिया है? ह्यूमन क्वालिटी। शहर को, सबर्ब्स को क्या ट्रीट किया है? एज अ पर्सन ट्रीट किया है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, ये पैराडॉक्स भी है। ये पैराडॉक्स मतलब क्या होता है जरा समझना। एक होता है एंटीथीसिस, जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं ना तो हम उसे कहते हैं एंटीथीसिस। तो दो अपोजिट वर्ड्स आते हैं तो उसे हम कहेंगे एंटीथीसिस। लेकिन जब दो अपोजिट आइडियाज आ जाएंगे, समझ में आ रहा है, जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा, ठीक है, एक अपोजिट आइडियाज की भैया ये तो इम्पॉसिबल है, ये अपोजिट है, ये इम्पॉसिबल आइडियाज है, ये इम्पॉसिबल आइडियाज है, ये अपोजिट आइडियाज है, तो हम उसे क्या कहेंगे? पैराडॉक्स। तो इसके अंदर जो अनसीन आइज है ना, ये अनसीन आइज, ये पैराडॉक्स है, क्योंकि ये अपोजिट आइडियाज है, ये इम्पॉसिबल आइडियाज है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे बोलेंगे अनसीन आइज। ये अनसीन आइज क्या है? पैराडॉक्स। तो ध्यान देना, एंटीथीसिस में दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ए पैराडॉक्स में दो अपोजिट आइडियाज होते हैं, ठीक है, जो इम्पॉसिबल होते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल आइडियाज, ठीक है, अपोजिट आइडियाज, उसे हम बोलेंगे पैराडॉक्स। ठीक है, फिर आते हैं His eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night। ये मेटाफॉर है, जैसा कि मैंने बोला मेटाफॉर में क्या होता है? इनडायरेक्टली कंपैरिजन होता है। तो यहां पर his eyes dimmed by age फेड होमवर्ड, ये जो है इसका कंपैरिजन किससे किया है? ए ओल्ड एज पर्सन की, ओल्ड एज पर्सन की, वो जो फादर है, फादर के ओल्ड एज स्टेज से किया है। ओल्ड एज स्टेज कहने का मतलब जो उसका बोर्डम लाइफ है, बोर्डम लाइफ से कंपेयर किया है। तो आइज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड, ये जो है होमवर्ड थ्रू दी ह्यूमिड मॉनसून नाइट, मतलब आइज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड, इसके अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है। तो आइज डिम्ड बाय एज, होम फॉरवर्ड, होमवर्ड, ये सीधे सीधे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है किससे? ए ओल्ड एज पर्सन की बोर्डम ऑफ लाइफ से, बोर्डम लाइफ से, इसीलिए हम इसे कहेंगे मेटाफॉर। यहां पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस। ये इसे बोलेंगे सिमिली। ये मेटाफॉर में भी कंपैरिजन होता है, बट मेटाफॉर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और उसमें लाइक सो एस का यूज नहीं होता मेटाफॉर में। ठीक है, और जिससे कंपेयर होता है वो चीज डिस्क्राइब भी नहीं होती, बट सिमिली में जस्ट इसका अपोजिट है। सिमिली में भी कंपेयर होता है बट यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये सिमिली है, जैसे लाइक सो एज, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है? सिमिली है। और जिससे कंपेयर किया रहता है वो वर्ड भी डिस्क्राइब्ड रहता है। तो यहाँ पर गेटिंग ऑफ द ट्रेन, जो पोएट का फादर ट्रेन से उतरता है, उसका कंपैरिजन किससे किया है? जैसे एक अनइंपॉर्टेंट वर्ड लॉन्ग सेंटेंस से गिरता है, तो यहाँ पे लाइक का यूज किया है, साथ में कंपेयर भी किया है। तो ऐसा नहीं है, लाइक का तो यूज होना चाहिए बट कंपेरिजन भी होना चाहिए भैया। लाइक है बट कंपैरिजन नहीं है तो वो सिमिली नहीं होगा। अब आते नेक्स्ट, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टिल चपाती, रीडिंग अ बुक। ये क्या है? ये सिनगडकी। ये सिनगडकी क्या होता है? ये जब किसी होल ऑफ समथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पार्ट ऑफ समथिंग का यूज करते हैं तो हम उसे कहते हैं सिनगडकी। या फिर उसके अपोजिट, पार्ट ऑफ समथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए होल ऑफ समथिंग का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिनगडकी। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना भैया खाने के लिए रोटी दो, कोई आता है, कोई बेगर आता है, खाने के लिए रोटी दो, ये कहने का मतलब वो खाने के लिए खाना मांग रहा है। तो रोटी और ब्रेड यहाँ पे क्या है? पार्ट ऑफ समथिंग। और खाना बोले तो फूड क्या है? होल ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना कि भैया ABCD आती कि नहीं,
ठीक है, तो ABCD मीन्स व्हाट, A to Z, तो ABCD इज पार्ट ऑफ समथिंग एंड A to Z बोले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज होल ऑफ समथिंग। तो कहने का मतलब कि भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताने के लिए अगर मैं अल्फाबेट नहीं बोलूंगा चलेगा, अल्फाबेट बताना है मुझे सामने वाले को, बस ABCD भी बोल दिया तो समझ जाएगा। ठीक है, तो ABCD ही बोलकर मतलब पार्ट ऑफ समथिंग ही बोलकर मैंने उसे होल ऑफ समथिंग का एहसास करा दिया। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सिनकटकी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सिनकटकी। जैसे कि व्हाइट हाउस किसे रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को। सो व्हाइट हाउस क्या है, पार्ट ऑफ समथिंग, और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, होल ऑफ समथिंग। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग सिनकटकी। ठीक है, अच्छा फिर आइए, ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन्स स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड। सबसे पहले क्या है, रिपीटिशन, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड रिपीट होगा, होल वर्ड रिपीट होगा सेम टू सेम, तो उसे कहेंगे रिपीटिशन। तो इसमें मैन्स में मैन और मैन मेड में मैन और मैन दो बार रिपीट हो रहा है सेम वर्ड, इसे कहेंगे रिपीटिशन। ठीक है, और ये कॉन्सोनेंस भी है, ये कॉन्सोनेंस क्यों है, ये देखो इसमें आप लेटर ढूंढो, आपको पता चलेगा ये कॉन्सोनेंस क्यों है, क्योंकि मैंने बताया है। ठीक है, अब आते हैं, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू दी ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। ये भी क्या है, कॉन्सोनेंस। इस वर्ड के अंदर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, ये वो आप ढूंढो। ठीक, अब आते हैं, His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him। सबसे पहले ये कॉन्सोनेंस है। ठीक है, ये आपको ढूंढना है क्यों कॉन्सोनेंस है। ये दूसरा ये सिनकटकी है, क्योंकि इसके अंदर जो जोक्स एंड सीक्रेट्स है ना, ये पूरी तरह से चिल्ड्रन के लाइव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन के पूरे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो अपने फादर से ना कोई जोक शेयर करते ना कोई सीक्रेट। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, चिल्ड्रन के लाइव्स को, उनके बिहेवियर को। तो फिर ये जोक्स एंड सीक्रेट क्या है, पार्ट ऑफ समथिंग, और लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन क्या है, होल ऑफ समथिंग। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं लिसनिंग टू दी स्टैटिक ऑन दी रेडियो ड्रीमिंग। ये क्या है, ऑनोमेटोपिया। ये ऑनोमेटोपिया क्या होता है, ये ऑनोमेटोपिया क्या होता है, अगर किसी चीज की सेंस को, उसकी मीनिंग को अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसके साउंड से, उसके आवाज से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसे कहेंगे ऑनोमेटोपिया। क्या कहेंगे, ऑनोमेटोपिया। ठीक है, ये जैसे घर के बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, तो घर के बाहर बारिश हो रही है, ये पता करने के लिए बाहर जाके देखने की जरूरत नहीं है। ये जो उसकी बारिश की छमछम करके आवाज होती है ना, रिमझिम रिमझिम झमझम, उसी से पता चल जाएगा कि भैया बारिश हो रही। तो बारिश हो रही है, उसकी मीनिंग, उसकी सेंस को मैंने पहचान लिया। कैसे, उस बारिश की आवाज से, उस रेनी की साउंड से, उस रेन के साउंड से। तो अगर किसी चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके साउंड से, तो उसे हम कहेंगे ऑनोमेटोपिया। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, सो डॉग इज बार्किंग। तो बार्किंग क्या है, साउंड। तो बाहर जाकर के हम देखते नहीं, हमें पता चल जाता है उसके साउंड से कि भैया डॉग बार्क कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑनोमेटोपिया। तो इसके अंदर ये जो रेडियो है वो स्टैटिक है, तो रेडियो के अंदर जो स्टैटिक वॉइस आती है, तो रेडियो को देखने की जरूरत नहीं है जाकर के कि रेडियो है कि नहीं है। तो रेडियो की अगर खर खर करके आवाज आई स्टैटिक करके बैकग्राउंड वॉइस, तो हम समझ जाएंगे भैया ये रेडियो ही चल रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऑनोमेटोपिया। अब आते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। जैसा कि मैंने बताया कि आपको एप्रिसिएशन पैराग्राफ वाइज में लिखना है, आपको एप्रिसिएशन फॉर्मेट वाइज में नहीं लिखना है। ये मैंने फॉर्मेट वाइज में इसलिए दिया है कि ताकि आपको इजी लगे, ठीक है, बट एग्जाम में आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ वाइज में लिखना है। अब आते हैं एप्रिसिएशन। जैसा कि हर बार मैं आपको बोलता हूं कि ये जो एप्रिसिएशन मैंने दिया आपको नोट्स में, ये पॉइंट वाइज है, ये फॉर्मेट वाइज है, बट आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में इसे पूरा का पूरा पैराग्राफ वाइज में लिखना है। ये सीक्वेंस यही रहेगा, सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं करना है। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एप्रिसिएशन में, लेकिन पैराग्राफ वाइज में। सबसे पहले आते हैं टाइटल। टाइटल में क्या करना है, टाइटल में सिर्फ आपको उसका ट्रांसलेशन नहीं दिखाना है, आपको टाइटल का मतलब बताना है, टाइटल क्या एक्सप्लेन करता है। तो टाइटल क्या है, द फादर returning home। The title of the poem is Father Returning Home, which indicates silent and lonely journey of poet's father returning from work in the crowded
मुंबई लोकल ट्रेन, मतलब पोएट के जो फादर हैं ये वर्क करके मुंबई के लोकल ट्रेन से सफ़र करते हुए जब घर पे आते हैं तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन है, जो जर्नी है, वो क्या है पोएट के फादर की? लोनली है। समझ में आ रहा है? लोनली है, अनफ्रेंडलीनेस है। ठीक है, तो ये टाइटल बता रहा है। सेकेंड, द पोएम। पोएम में बताना है कि एक्चुअली पोएम किसके बारे में है। ठीक है, अच्छा, दिस पोएम, in this poem the poet describes the loneliness and the boredom with the life of the world of an old man in the modern society by representing a picture of his own father। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस पोइट्री के अंदर पोएट ने एक ओल्ड एज पर्सन की जो लोनलीनेस लाइफ है, अकेलेपन से भरी हुई जिंदगी, बोरिंग से जो भरी हुई जिंदगी है, उसे क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। आज की मॉडर्न सोसाइटीज में, आज के दिन में, आज के डेज में जो एक बुजुर्ग की अकेलेपन की जिंदगी है उसे रिप्रेजेंट किया है। और इसके लिए उसने किसका एग्जांपल लिया? अपने खुद के फादर का। खुद के फादर को डिस्क्राइब किया है। खुद के फादर को, एक ओल्ड एज पर्सन के कैरेक्टर का रोल कौन प्ले कर रहा है यहां पर? उसके फादर, पोएट के फादर। फिर आते हैं द पोएट। इसके अंदर पोएट कौन है? पोएट का नाम है दिलीप पुरुषोत्तम छित्रे। ए वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन पोएट। ये बहुत ही फेमस इंडियन पोएट थे, इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पोएट थे। ही वॉज एन एमिनेंट बाइलिंगुअल पोएट। ए बाइलिंगुअल मतलब जो दो लैंग्वेज में पोइट्री लिखता है उसे कहते हैं बाइलिंगुअल पोएट। ए हु रोट इन मराठी एंड इंग्लिश। ये पोइट्री लिखते थे मराठी में भी और इंग्लिश में भी। ही वॉज ऑल्सो अ टीचर, अ पेंटर एंड फिल्म मेकर। वो एक टीचर भी थे, पेंटर भी थे और फिल्म मेकर भी थे। तो ये पढ़ा हमने किसके बारे में? पोएट के बारे में। अब आते हैं सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या होता है? हर बार मैं आपको बताता हूँ। पूरी पोइट्री पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि ये पोइट्री किसके बारे में है? इस पोइट्री में पोएट क्या मैसेज देना चाहता है, क्या बताना चाहता है? ठीक है, कि पूरी की पूरी पोइट्री है किसके बारे में, उसे बोलेंगे सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम। ये पूरी पोइट्री पढ़ने के बाद 2-3 वर्ड ऐसे खोजने होते हैं आपको, पोइट्री में नहीं मिलेंगे, आपको अपने मन से लाने पड़ते हैं ऐसे वर्ड जो पूरे के पूरे वर्ड ही इस पोइट्री के सोल को, इसकी आत्मा को बता दे। वो वर्ड ही, उसे हम कहेंगे सेंट्रल आइडिया। ठीक है, और वो वर्ड लिखने के बाद 1-2 लाइन और आपको एक्सप्लेन कर देना है, उसे हम कहेंगे सेंट्रल आइडिया। So the main theme of this poem is unfriendliness, isolation and monotonous routine of an old man in the crowded world। इंसानों से भरी हुई दुनिया में जो एक बुजुर्ग है, एक ओल्ड एज पर्सन है, उसकी लाइफ कैसी है? उसकी लाइफ अनफ्रेंडलीनेस है। किसी से कोई उसकी फ्रेंडशिप है क्या? नहीं। आइसोलेशन में है वो, उसकी लाइफ आइसोलेशन जैसी है, मतलब अकेलेपन की जिंदगी से घिरा हुआ है वो, उसकी लाइफ अकेलेपन की है। एंड मोनोटोनस, उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। ए बोर्डम ऑफ लाइफ, ए बोरिंग से भरी हुई जिंदगी है। ये क्या है? पोइट्री का सेंट्रल आइडिया। फिर आते हैं स्टाइल। इस स्टाइल में आपको क्या दिखाना है कि भैया इस पोइट्री में राइम स्कीम है या नहीं। ठीक है, इसमें तो राइमिंग वर्ड नहीं है। जब राइमिंग वर्ड नहीं तो राइम स्कीम नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्री वर्स पोएम। तो ऐसा पोएम जिसमें राइमिंग वर्ड और राइमिंग वर्ड यानी राइम स्कीम नहीं होते उसे हम कहते हैं फ्री वर्स पोएम। ठीक है, फिर आते हैं पोइट्रिक डिवाइसेस। अभी हमने पढ़ा फिगर ऑफ स्पीच, वो क्या है? पोइटिक डिवाइसेस। फिर आते हैं स्पेशल फीचर्स। जैसा कि मैंने बताया, जब भी स्पेशल फीचर्स की बात करेगा तो 3 चीज एक्सप्लेन करना है। टाइप्स ऑफ द पोएम, लैंग्वेज ऑफ द पोएम और पोएम में यूज किया हुआ इमेजरीज। तो इस पोएम का टाइप क्या है? इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो पोएट ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपने फादर की। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? दिस इज an autobiographical poem। The language of the poem is simple and it is also easy to understand। तो यही लिखना है लैंग्वेज। The language is very easy and it is also very easy to understand या फिर very effective। ठीक है, अच्छा इमेजरीज हर बार बताता हूं, इस बार भी इमेजरीज क्या होता है? जब पोएट स्टोरी की किसी सिचुएशन को फील कराना चाहता है, इमेजिन कराना चाहता है। ये पोएट चाहता है कि जो लिसनर है, जो रीडर है, वो स्टोरी की सिचुएशन को इजी वे में अंडरस्टैंड कर सके, इमेजिन कर सके, स्टोरी की सिचुएशन को फील कर सके। इसीलिए वो मेंटल पिक्चर का यूज करता है, मेंटल पिक्चर, मेंटल इमेज का यूज करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं इमेजरीज। तो इमेजरीज से क्या, इमेजरीज किसको रिप्रेजेंट करता है? इमेज को, मेंटल इमेज को, मेंटल पिक्चर को।
ठीक है। तो जब भी हम मेंटल पिक्चर और मेंटल इमेज को यूज़ करते हैं तो हमारा जो रीडर होता है, जो सामने वाला लिसनर होता है, ये हमारी जो स्टोरी है, हम जो स्टोरी बता रहे हैं उस स्टोरी को वो फील कर सके, इमेजिन कर सके, ठीक है, एहसास कर सके, किसके थ्रू, पिक्चर के थ्रू। इसीलिए हम इमेजरीज यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देखिए, इमेजरीज यूज्ड सच एज फेड होमवर्ड, ग्रे प्लेटफॉर्म, ये दो इमेजरीज यूज की गई है, फेड होमवर्ड, ग्रे प्लेटफॉर्म, किस लिए? टू डिस्क्राइब हिज फादर एज एन ओल्ड मैन एंड सॉगी शर्ट एंड पैंट्स, ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विथ मड, चप्पल स्टिकी विथ मड। ये किस लिए डिस्क्राइब किया गया है, ये किस लिए यूज किया गया है? टू डिस्क्राइब हिज फादर्स अपीयरेंस, ये मतलब उसके डैडी जब काम करते हुए घर पर आते हैं, ठीक है, तो उसके डैडी के जो शर्ट और पैंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। ब्लैक रेनकोट पे क्या लग जाता है? कीचड़ लग जाता है। चप्पल पे क्या लग जाता है? कीचड़ लग जाता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसके पिताजी, डैडी इस तरह से इस सिचुएशन में गीले कपड़े, गीले पैंट, चप्पल में लगे हुए कीचड़ के साथ घर आ रहे हैं। इट मीन्स अपीयरेंस। फिर as well as a word dropped from a long sentence to compare disembarking of his father, जैसे एक लंबे सेंटेंस में से एक अनइम्पॉर्टेंट वर्ड गिरता है, वैसे ही उसके फादर भी उस क्राउड के लिए क्या होते हैं? अनइम्पॉर्टेंट होते। कहने का मतलब अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस टू कंपेयर डिसएम्बार्किंग ऑफ हिज फादर। ये डिसएम्बार्किंग मतलब जैसे एक लंबे सेंटेंस में से एक वर्ड गिरता है, वैसे ही उसके डैडी भी ट्रेन में से उतरते हैं। तो डिसएम्बार्किंग मतलब गेट डाउन। तो उसके डैडी के जो ट्रेन से उतरने का कंपेयर किससे किया है? जैसे एक वर्ड एक सेंटेंस में से उतरता है, गिरता है। ये लास्ट में मैसेज, वैल्यूज एंड मोरल, इसमें हमें ये मैसेज मिलता है। आपको ये भी अपने ओन पॉइंट में लिखना है मैसेज और वैल्यूज को। इसमें हमें यह सीखने मिलता है कि भैया दिस पोयम गिव्स अस द मैसेज दैट वी शुड नेवर इग्नोर एन ओल्ड मैन। हमें किसी भी बुजुर्गों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ देम, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। ट्रीट देम वेल एंड गिव देम रिस्पेक्ट, उन्हें उनसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। एज वेल एज प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ लोनलीनेस, और अकेलेपन के शिकार होने से उन्हें बचाना चाहिए। समझ में आ रहा है? अकेलेपन से, डिप्रेशन में जाने से उन्हें बचाना चाहिए, उसका शिकार होने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सीखा फिफ्थ पोइट्री। अगर आपको पोइट्री ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी करिए।